नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज के इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं जीप मेरिडियन के बारे में। फाइनली जीप की ओर से एक ऑल न्यू कार जो है वो आ गई है, नॉट की कोई एडिशन आया है। तो बात करते हैं क्या सब चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। और मैंने इसको ऑफ रोड भी चलाया, ऑन रोड भी चलाया है और अब हर एक चीज़ मैं जो है आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो चाबी से शुरुआत करेंगे हम। क्या कुछ चीज़ें हैं चाबी में? वेल, टिपिकल जो जीप की चाबी हमने देखी वैसी की वैसी चाबी यहाँ पे है। 3 बटन जो है चाबी में दिए गए, लॉक अनलॉक और बूट जो है उसको 2 बार दबाएंगे तो टेलगेट ओपन हो जाएगा प्रॉपर, क्योंकि इलेक्ट्रिकली ओपन होता है तो पूरा ओपन हो जाएगा। और बाकी बटन जो है वो लॉक अनलॉक दबा के रखने या मतलब ऐसा रखने से कोई भी विंडो रोल अप रोल डाउन वाला एक्शन जो है वो नहीं होता है। सबसे पहले जो बूट खुल गया है पीछे, उसी की बात कर लेते हैं, उसको फिर बंद करते हुए आगे बाकी चीज़ों की बात करेंगे। पीछे बूट जो है वो तीनों रो जब लगी होती है तो इतना सा बचता है। इनफैक्ट अगर कोई कंफर्टेबली बैठना चाहेगा तो प्रॉब्ली थोड़ा सा और ज़्यादा इसको रिक्लाइन करेगा और ये स्पेस जो है यहाँ पे बचेगा। ज़्यादा स्पेस नहीं, आई नो, बट स्टिल कैबिन बैग जो है वो आप 2 कंफर्टेबली रख सकते हैं। बड़े कैबिन बैग जो है, कैबिन बैग कितने ही बड़े हो सकते हैं, जितने बड़े हो सकते हैं उतना आप यहाँ पे रख सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जीप की ब्रांडिंग आपको कुछ कुछ जगह देखने को मिलेगी, यहाँ जीप लिखा हुआ है। आपको अगर एक्सेस करना हो स्पेयर व्हील तो वो आपको डेफिनेटली नीचे से यहाँ से जो है आप जब ये लिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जैक एंड टूल्स वगैरह जो है वो मिल जाएंगे और यहीं पर जो है स्पेयर व्हील आपको नीचे जो लगा हुआ है वो एक्सेस करने का ऑप्शन मिलेगा। बूट में आपको यहाँ लाइट दी गई है, यहाँ पे आपके पास में हुक है, जो हुक जो है आपको दूसरी तरफ देखने को मिलेगा। इधर 12V का सॉकेट एक्सपेक्टेड था बट यहाँ पे है नहीं कुछ भी। फ्यूल अगर आपका अटक जाए मामला तो इधर से आप खोल के जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। रियर में ये क्या चीज़ है, वेंट जैसा कुछ दिया गया है बट इसका कोई लॉजिक ऐसा समझ में नहीं आया, क्योंकि ये कुछ भी एयर इनटेक वगैरह जो है यहाँ पे ऐसा कुछ लगा नहीं। हाउएवर जब मैं ये यहीं से दिखाता हूँ, ये जो आप देख पा रहे हैं ये एयर इनटेक है, यहाँ से गर्म हवा अंदर जाती है और यहाँ इवेपोरेटर लगा हुआ है, उससे जो है ठंडी हवा जो है वहाँ आगे जाती है। अभी हम अंदर जाएंगे तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में जो है बताऊँगा। उसके बाद में यहाँ पे जो है ये बटन दिया गया है, ये वाले बटन को अगर आप दबाएंगे तो वापस आपका टेलगेट जो है वो बंद होने लग जाएगा। इलेक्ट्रिक टेलगेट है, मेमोरी फंक्शन के साथ में आता है। आप सेट कर सकते हैं भैया किस हाइट तक खुलना चाहिए। अगर मान लो आपके घर पे प्रॉब्ली सीलिंग की हाइट कम है, पार्किंग में कहीं पे भी, और आपको लगता है हर बार टच हो जाएगा तो उसको सेट कर सकते हो यार इतनी सी हाइट पे ही खुलना चाहिए। अब रियर से शुरुआत कर लेते हैं। पहले जीप की ब्रांडिंग यहाँ है। ग्रैंड चिरोकी से काफ़ी जो है डिज़ाइन क्यूज़ उठाए गए हैं, उससे मिलते हैं। कंपस से काफ़ी अलग लगती है, जो कि एक्चुअली बहुत बढ़िया चीज़ है। इनफैक्ट जीप का कहना है कि उन्होंने बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो फ्रेश ही बनाए, मतलब कंपस से वो शेयर नहीं करती है गाड़ी पार्ट। हाउएवर चैसी जो है मतलब बनी कंपस के प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन प्लेटफॉर्म जो है एक्सटेंड किया गया है। 140 आई बिलीव 46 mm जो है वो व्हील बेस एक्सटेंड हुआ है और ओवरऑल गाड़ी जो है वो 364 mm बढ़ गई है। तो उस वजह से जो है डिपार्चर एंगल, अप्रोच एंगल, ब्रेक ओवर एंगल में जो है चेंजेस आए हैं। डिपार्चर एंगल जो है पीछे वो 22.5 है, अप्रोच एंगल जो है वो 20 डिग्री है, डिपार्चर 22.5 है और ब्रेक ओवर एंगल जो होता है वो 21 डिग्रीज के आसपास है। तो चेंजेस वहाँ पे हो गए हैं। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में कोई भी कमेंट जो है वो जीप ने नहीं किया है। आई डोंट नो क्या ग्राउंड क्लियरेंस है, बट जो भी है, हमने ऑफ रोड ट्रेल जो की थी वहाँ कहीं टच नहीं हुई थी। अभी आप देखोगे उसका वीडियो भी। इधर आपके पास में जो टायर यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, जो व्हील्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं वो 235 55 R18 जो है हाईवे ट्रेन टायर लगे हुए हैं। कोई भी अभी ऑफ रोड के हिसाब से टायर नहीं लगे हुए हैं। एलॉयज काफ़ी सुंदर लगते हैं और जो है ऑल 4 डिस्क आपको डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पे मेरिडियन जो है उसकी ब्रांडिंग है, काफ़ी सॉलिड लगती है। देखो गाड़ी के साथ में एक और चीज़ है, मतलब थोड़ी सी ना रियर से थोड़ी छोटी ये फील दे रही है। अदरवाइज इस गाड़ी का लुक बहुत अच्छा है। इस वाले ग्रे में तो एक्चुअली बड़ी लग रही है, उतना ज़्यादा मुझे लगी। मरून में थोड़ी पीछे से लग रहा था थोड़ी छोटी होगी। अगर थोड़ी सी ऊपर कर दिया जाते या प्रॉब्ली जो स्पॉइलर उसको थोड़ा सा ऊपर रखा था, किसी भी तरीके से कोई डिज़ाइन ऐड की जाती तो गाड़ी बहुत ही गजब रोड प्रेजेंस के साथ में आने वाली थी। मतलब लुक्स के बेस पे ही लोग इसको जो है खरीदने लग जाते हैं। 4x4 लिमिटेड पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों चीज़ें। रियर पार्किंग सेंसर्स यहाँ है, रियर कैमरा यहाँ है, इस तरीके की कुछ टेल लाइट्स मिलती है आपको। शार्क फिन एंटीना है ऊपर। ये आपके पास में डीजल फिल करना है या DEF डालना है तो दोनों चीज़ें जो है, दोनों ऑप्शन आपके पास में यहीं अवेलेबल है। उसके बाद में इधर के साइड में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे आपको बताना। ऑब्वियसली 360 डिग्री कैमरा मिलता है। यहाँ जी परफॉर्मेंस LED लाइट्स मिलती है, अच्छा खासा थ्रो है लाइट्स का। हाई बीम जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रिफ्लेक्टर बेस्ड है और ये प्रोजेक्टर बेस्ड LED जो है वो आपके पास में यहाँ फॉग लैंप है, ये भी LED है। और आगे की तरफ जो है आपके पास में पार्किंग सेंसर्स आगे भी आपको देखने को मिलते हैं। इधर से टो हुक जो है वो आपको दिया जाता है। वैसे तो ये 4x4 में काफ़ी केपेबल है, बट कुछ भी आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करिए ट्रेलॉक की तरह के टो हुक वगैरह बाहर निकला हुआ और मतलब प्रॉपर वो 4x4 केपेबिलिटीज़, मतलब सॉरी वो 4x4 टो करने वाली चीज़ें जो है वो नहीं है। थोड़ा सा ये देख पा रहे हैं आप, एलिमेंट डिज़ाइन का काफ़ी अच्छा एक्चुअली ये लगता है। और उसके अलावा कुछ भी चीज़ बाहर नहीं है। अंदर चलते हैं, धूप भी हो गई है, गर्मी भी लग रही है। मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ, उसके बाद अंदर में बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें अंदर भी है यहाँ पे।
ओके मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली है। जीप 1941 यहाँ लिखा आता है। अल्पाइन साउंड सिस्टम है, पहले ही मैं आपको बताता हूँ, और बहुत बढ़िया क्वालिटी का साउंड सिस्टम है। आई विल प्रॉब्ली टर्न ऑन दी AC एक डिज़ायर टेम्परेचर पे। आई बिलीव आपको ज़्यादा इंजन नॉइज़ अंदर नहीं आनी चाहिए। डिसेंट नॉइज़ है, ऐसा कुछ ज़्यादा नॉइज़ नहीं है कैबिन में, बट फिर भी मैं आपको इधर से शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पे जो है सॉफ्ट टच का इस्तेमाल किया गया, मटेरियल सॉफ्ट टच वाला है। इधर लेदर है यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे जो स्विचेस दिए गए हैं बेसिकली, और 4 विंडोज़ जो है वो पावर्ड हैं, और जो फ्रंट 2 विंडोज़ हैं वो ऑटोमेटिक अप डाउन हो जाता है। इधर आपके पास में ORVM की कंट्रोल है, इधर आपके पास में कंट्रोल है लॉक करना हो तो, ये चाइल्ड लॉक करना हो तो उसकी कंट्रोल है। ओवरऑल बटन वगैरह जो है उसका जो प्लास्टिक है उसकी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, ये थोड़ी सी कम प्रीमियम आप बोल सकते हो, बट जिस बजट की कार है उस बजट के हिसाब से कम प्रीमियम नहीं बोल सकते हो, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है। स्पेशली आप टोयोटा फॉर्च्यूनर से अगर कंपेयर कर लो इसको, तो भैया उसके हिसाब से तो हर जगह क्वालिटी बेहतर लगी हुई है यहाँ पे। एनीवे यहाँ पे मेमोरी सीट्स है, ये आपके पास में बहुत ही बढ़िया फिनिश और काफ़ी चंकी से दिखने वाले आपके पास में डोर हैंडल्स है, मतलब अगर आप लीवर्स है जिनसे आप दरवाज़ा खोल और बंद कर सकते हैं। इस जगह थोड़ा सा पकड़ने में से पतला सा फील होता है, बट देयर इज नो इशू एज सच। यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल आ सकती है, 2 लीटर वाली मुश्किल से आप घुसाओगे तो अंदर चली जाएगी, थोड़ा सा स्पेस भी है। और जब ये बंद आप करते हो तो साउंड बहुत ही सॉलिड आ रही है। हाउएवर एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देख रहे हो आप, ये आवाज़ बहुत करते हैं, थोड़ी सी प्रीमियमनेस दूर दे जाते हैं। हालांकि जो फर्स्ट कंपस आई थी उसमें तो और भी ज़्यादा करते थे, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट वहाँ से है। यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है लाइट्स की कंट्रोल ऑफ, यहाँ पे आपको पार्किंग, यहाँ पे लाइट ऑन, यहाँ ऑटो ये रखना हो तो फॉग लैम्प की कंट्रोल यहाँ है। हेडलाइट लेवलर जो है यहाँ पे, उसकी वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में देख सकते हो। यहाँ पे अंदर की कैबिन लाइट जो है उसका इल्यूमिनेशन कंट्रोल करना हो तो। नीचे की तरफ डिसेंट स्पेस है, थोड़ा सा ये डेड पेडल जो है वो डेफिनेटली छोटा आपको लग सकता है, बट ओवरऑल डिसेंट स्पेस जो है वो आपके पास में नीचे है। कोई भी और कभी होल ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, हुड ओपन करने के लिए आप यहाँ पे है, हुड के अंदर 2 लीटर का डीजल इंजन है बाय द वे। यहाँ पे अल्पाइन साउंड सिस्टम फिर से दिखा रहा हूँ, बहुत बढ़िया है। और ये ओवरऑल यहाँ पे जो कहते हैं ना कि इसको क्रोम या ब्रश एल्यूमिनियम तो नहीं बोलूँगा, एक शाइनी सा ग्रे कलर है, ग्लॉसी ग्रे, अच्छी टच जो है वो है। और ये थोड़ा सा जाली अंदर दब रही है बाकी, लेकिन ओवरऑल जो है फील अच्छा है दिखने में भी। इसके बाद में हम इसको करता हूँ मैं बंद, और इधर स्टीयरिंग पे आते हैं कि क्या सब चीज़ें हैं स्टीयरिंग पे है। वेल, स्टीयरिंग पे आपके पास में जो है इस तरफ दिए गए हैं कंट्रोल सारे के सारे, जो MID और ऑडियो वगैरह आपको कंट्रोल करनी, कॉल वॉल को कंट्रोल करना हो वो। इधर लिमिटर और क्रूज कंट्रोल, जी हाँ लिमिटर आता है इस गाड़ी में, विच इज़ वेरी नाइस। इधर आपके पास में इंडिकेटर और हाई बीम कंट्रोल करनी हो आपको उसके लिए स्टॉक है। इधर आपके पास में रेन सेंसिंग वाइपर जो है उसका सब कुछ दिया गया है। ये पर्टिकुलर जो स्टीयरिंग है ये ऑब्वियसली टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से एडजस्टमेंट जो है उसका आपके पास में दिया गया है। जिस तरीके से आप एडजस्ट करके अपनी ड्राइविंग पोजीशन को कंफर्टेबल बनाना चाहें वो आप कर सकते हैं। अभी MID पे चलते हैं, MID के बारे में क्या सब चीज़ें उनके बारे में ज़्यादा बात करता हूँ मैं। कैमरा एडजस्टमेंट में कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको जो है सहूलियत हो चीज़ें समझने और देखने में। अब MID जो है उसमें मल्टीपल चीज़ें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या आपको देखना है। इधर टायर प्रेशर आप देख पा रहे हैं, अगर ऊपर जाएंगे तो बैटरी वोल्टेज, इधर ये है आपके पास में ऑयल टेम्परेचर, या आपके पास में ये गियर बॉक्स का टेम्परेचर है, यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर है, यहाँ पे आपके पास DEF जो है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड उसका क्या लेवल है, एडब्ल्यू इसको आप आमतौर पर जानते हैं, रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, ये आपके पास टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये जो आप टाइल्स देख रहे हैं 5, आप चाहो तो इसको भी जो है एडिट कर सकते हो कि भैया 5 देखनी है, 4 देखनी है। 4 सबसे सेंसिबल नंबर है, बिकॉज 4 ही तरीके की चीज़ें दिखा सकता है। एक नेविगेशन दिखा सकता है, ये व्हीकल इन्फो दिखा सकता है, ऑडियो दिखा सकता है, ऑफ रोड दिखा सकता है, वो 4 ही चीज़ें दिखा सकता है। तो 4 इज़ अ वेरी सेंसिबल नंबर टू हैव। तो आप यहाँ पे चारों चीज़ें जो है वो देख पा रहे हैं। तो इधर जो है आपके पास में यहाँ पे हो गया बेसिकली रियल टाइम फ्यूल कंजप्शन। ये आप जो देख पा रहे हैं नेविगेशन का पार्ट है। नेविगेशन अगर आपने ऑन कर रखा हो तो यहाँ पे डायरेक्शंस वगैरह जो है उसमें दिखती जाती है। और ये ऑफ रोड मोड जो है, मतलब गाड़ी किस मोड में है, क्या सब चीज़ें जो है ओवरऑल यहाँ पे करंटली आप गाड़ी के बारे में मतलब मोड के बारे में जान सकते हैं। तो जैसे ही मैं अगर मोड चेंज करूँगा प्रॉब्ली, तो जैसे स्नो में गया थोड़ा सा ढीला है, थोड़ा स्लो है ये, और अभी मैंने मोड चेंज किया तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये बताएगा कि भैया इस मोड में क्या सब चीज़ों में काम करता है। मैंने वापस मोड चेंज कर दिया है, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लगेगा और फिर ये जो है अपने आप को अपडेट करेगा। थोड़ा स्लो है, कुछ कुछ जगह गाड़ी में एक्चुअली काफ़ी चीज़ें स्लो आपको लग सकती है, बट ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लिए डील ब्रेकर हो। इधर RPM मीटर है, तो मैं जब रेव करूँगा तो आप देख सकते हैं RPM जो है ऊपर नीचे हो रहे हैं। उसके अलावा आप वापस पीछे आते हैं तो और भी कई इन्फॉर्मेशन गाड़ी जो है वो दिखा पाती है। जैसे कि आप अगर प्रॉपर्ली देखना चाहें तो ये आपके पास डिजिटल स्पीड है, TPMS, यहाँ पे आपके पास में ट्रिप सेटिंग्स है,
है, यहाँ पे आपका और वो ऑफ रोड मोड आया, उसके बाद में ये जो है आपका म्यूजिक सिस्टम है, यहाँ स्टोर्ड मैसेजेस होंगे, व्हीकल सेटिंग्स में एंटर करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, सेटिंग्स में हिल असिस्ट ऑन करना है ऑफ करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। मैं बैक आ जाता हूँ, पैसेंजर एयरबैग जो है उसके बारे में आपको ऑन ऑफ करना तो वो कर सकते हैं, स्पीड वार्निंग जो है आप वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ये 3 चीज़ें जो है आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद में इधर आपके पास में स्क्रीन सेटअप जो है उसमें अपर राइट, अपर लेफ्ट, अपर कॉर्नर, ऑडोमीटर, मेन्यू फेवरेट्स, डिफॉल्ट वगैरह में क्या करना है वो सब चीज़ें जो है आप यहाँ से कर पाते हो। पीछे आता हूँ मैं और यहाँ पे आपके दिखेगी वापस जो है वही मेन सेटिंग जो है मतलब मेन जो आपने सेट किया हुआ है यहाँ पे डिजिटल स्पीडोमीटर वो आपका खुल जाएगा। अब अगर आपको चेंज करना है MPH में जाना है कि MPH में जाना है तो सिंपली आप ओके दबाएंगे तो आपका काम जो है वैसे होता जाएगा। इधर आपके पास में कूलेंट टेम्परेचर है, इधर आपके पास में फ्यूल इंडिकेटर है, बाहर का टेम्परेचर यहाँ पे पार्क मोड में है वो दिखा रहा है, कंपस दिखा रहा है यहाँ पे, नॉट द जीप कंपस बट द कंपस की गाड़ी का डायरेक्शन क्या है। मोड चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में जो है रिवर्स में जाएंगे तो आपके पास में जो पीछे सेंसर्स हैं उनका डेटा यहाँ दिखाएगा और ऑब्वियसली गाड़ी रिवर्स में चलेगी ये दिखाएगा। जैसा बिट ऑफ वाइब्रेशन जब आप रिवर्स में डाल के ब्रेक लगा के रखते हो तो स्टीयरिंग कॉलम जो है वो हल्का 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 ऐसे हिलता हुआ फील होता है, बट नथिंग जो आपको ज़्यादा ऐसा वरी करेगा। ठीक है, फॉर 4 सिलेंडर डीजल थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड ये हो सकता था, वो आप उम्मीद ज़रूर करते हैं, बट ऐसा कुछ भी ज़्यादा डील ब्रेकर जैसी चीज़ है नहीं। उसके बाद में क्या चीज़ें बची है उनकी बात कर लेते हैं, मतलब और क्या चीज़ें रह गई है। वेल वहाँ पे तो कुछ चीज़ नहीं रही है, कुछ वार्निंग लाइट्स जो कि यहाँ परमानेंट रहेगी, स्क्रीन यहीं तक है, उसके अलावा कुछ वार्निंग लाइट्स एयरबैग वगैरह जो है वो वहाँ पे आती रहती है। कुछ और चीज़ें भी एक्चुअली बच गई हो तो नहीं, और कुछ नहीं बचा है। आई थिंक ट्रिप सेटिंग्स जो है वो A B है तो वो आप ऐसे टॉगल कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन, कूल एंड टेम्परेचर, ट्रांसमिशन टेम्परेचर सब एक ही साथ में। ये आपकी एवरेज फ्यूल इफिशिएंसी आप देख सकते हो, स्टार्ट स्टॉप नॉट रेडी फॉर कैबिन क्लीनिंग, ये आपका DEF का लेवल, सब कुछ जो है आप यहाँ पे देखते हो। बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली दिखाता है। नॉट जस्ट दिस, ये जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, ये जो इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, इसमें भी मल्टीपल टाइप की जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी उस पर भी जंप करेंगे, बट उसके अलावा इधर एक्चुअली चलो मैंने कुछ नहीं छोड़ा है तो उधर ही जंप करते हैं। हाँ, AC के इवेंट्स है, AC इवेंट बहुत ही नीटली फ्लैश हुए हैं जैसे हमने कंपस में देखा, और एक्चुअली काफ़ी अच्छी एयर थ्रो जो है वो थ्रू आउट द कैबिन है, किसी भी तरीके का इशू जो है उसमें है नहीं। अब हम आते हैं, मैं आपके लिए फोकस एडजस्ट कर देता हूँ ताकि फोकस जो है वो शिफ्ट ना हो। ओके, अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें जो है आपको इस स्क्रीन में मिलती है। होम पे मैं आ जाता हूँ, ये मेरा होम स्क्रीन जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और क्या सब चीज़ें हैं यहाँ पे, वेल आपके पास में नेविगेशन है, ये जो टाइल्स है इनको आप एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि कैसी क्या टाइल जो है वो होनी चाहिए, उस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं चाहूँ तो नाउ प्लेइंग, क्लाइमेट, नेविगेशन, फोन फीचर्स, रिसेंट, शॉर्टकट, कुछ भी जो है वो लगा सकता हूँ, जबकि मैं कुछ नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे ही छोड़ूंगा। इनफैक्ट आप यहाँ पे जो है नीचे वाली स्क्रीन में भी चेंज कर सकते हैं। नो, पीछे आता हूँ मैं, एक्चुअली होम पे आ जा भैया, ये एडिट में करता हूँ और यहाँ पे जो है मैं लगा सकता हूँ शॉर्टकट्स, तो और ज़्यादा शॉर्टकट जो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, विच इज़ वेरी नाइस। ओवरऑल U-Connect का जो ये UI है, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत ही बढ़िया हो गया है, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा लिवेबल हो गया अपनी पिछली UIs के मुकाबले। पिछले वालों में काफ़ी आपको दिमाग लगाना पड़ता था, बट यहाँ पे जो है उतना ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। बहुत सारे शॉर्टकट्स भी है, आप ऊपर से सराउंडिंग कैमरा ऑन कर सकते हो, टेम्परेचर जो है वो देख सकते हो, प्रोफाइल्स चेंज कर सकते हो, वॉइस, डिवाइस मैनेजर वगैरह जो है वो आप कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं करना है, सिंपली आप इधर टैप करेंगे तो आप वेंटिलेटेड सीट जो है एक्सेस कर सकते हो। थोड़ा सा वियर्ड है वेंटिलेटेड सीट एक्सेस करने का ये तरीका, बट यहाँ से जो है वो एक्सेस हो सकता है। और क्योंकि 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है तो मतलब आपको इधर वाला और इधर वाला बंदा जो है अपने हिसाब से क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो यहाँ से एडिट मतलब कंट्रोल कर सकता है। वेंटिलेशन जो है वो डायरेक्टली भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये आपके पास में वॉइस कमांड जो है वो आपके पास ऑप्शन है। ओके, वॉइस कमांड कैंसिल करता हूँ, मुझे नहीं करना है अभी वॉइस कमांड। और ऑडियो जो है वो यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। बहुत सारी शॉर्टकट्स दिए गए हैं यहाँ पे, नोटिफिकेशन का शॉर्टकट है, यहाँ से फ़ोन सेटिंग्स का शॉर्टकट है, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो जो है ये सपोर्ट करता है। उसके अलावा नीचे आप ये शॉर्टकट देख पा रहे हो, इसमें भी आप सीधा मीडिया पे जा सकते हैं, कंफर्ट जहाँ पे आपके पास में सारी AC से जुड़ी हुई सेटिंग्स है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। और एल्स आप नेविगेशन पे जंप कर सकते हैं। नेविगेशन एक्चुअली काफ़ी बढ़िया काम कर रहा था, आई डोंट नो किस ब्रांड से सोर्स किया गया, बट ओवरऑल नेविगेशन जो है वो अच्छा काम कर रहा था। यहाँ फ़ोन सेटिंग्स है आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में व्हीकल सेटिंग्स है, सेटिंग में बहुत सारी सेटिंग्स है आपके पास में, डिस्प्ले से जुड़ी हुई, माय प्रोफाइल, सेफ्टी एंड ड्राइविंग असिस्टेंट, सेफ्टी में पार्क सेंस जो है वही आता है बस, क्लॉक एंड डेट आपके पास में, फोन, ब्लूटूथ, वॉइस से जुड़ी हुई सेटिंग्स, नेविगेशन से जुड़ी हुई सेटिंग, कैमरा से जुड़ी हुई सेटिंग, कैमरा पे अभी जाता हूँ मैं, मिरर्स और वाइपर्स जो है उससे जुड़ी हुई सेटिंग्स, लाइट से जुड़ी हुई सेटिंग। एम्बिएंट लाइटिंग आती जरूर है बट इतनी छोटी सी है, मतलब यहाँ पे बेसिकली इस जगह पे है, यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग नीचे, और इतनी छोटी सी है जो अभी आप देख पा रहे हैं कि कुछ खास जो है आपको मजा है उससे एम्बिएंट लाइटिंग से नहीं आएगा। ग्रीटिंग लाइट
वगैरह है, ब्रेक्स से जुड़ी हुई सेटिंग, ऑटो पार्क ब्रेक ऑन करना है नहीं करना, डोर जो है कब खुलने हैं बंद होने हैं, वो सब सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। की ऑप्शंस जो है वो आपके पास में रेडियो ऑफ, डिले वगैरह वगैरह, ऑडियो से जुड़ी हुई सेटिंग, नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई सेटिंग्स आपके पास में यहाँ पे, सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो यहाँ पे आपके पास में, सिस्टम इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है आपके पास में और सेटिंग्स दी गई है। ऐप्स पे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारी ऐप्स जो है वो यहाँ पे है, उनको डायरेक्टली आप जो है एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, उन सब के बस शॉर्टकट्स आप यहाँ पे देख पाएंगे। नीचे कुछ कुछ चीज़ें और है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। मतलब ये शॉर्टकट्स बेसिकली स्टार्ट स्टॉप इंजन का वो यहाँ पे है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करना है तो वो डायरेक्टली आपके पास में यहाँ पे है, हैजार्ड लाइट ऑन ऑफ करनी है तो वो सिस्टम आपके पास में यहाँ पे है, पार्किंग टाइम ऑन ऑफ करनी है वो यहाँ पे, और ये इंडिकेशन है पैसेंजर एयरबैग का स्टेटस क्या है उसका। उसके बाद में और नीचे जाएंगे तो एसी वेंट जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं एसी वेंट, इनका फ्लो का कंट्रोल यहाँ पे है, अच्छी खासे फ्लो जैसे मैंने आपको बताया वैसा है। इधर आपके पास में कुछ और कंट्रोल है, बेसिकली सारे एसी से जुड़े हुए कंट्रोल है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ड्यूल जोन है, इधर का टेम्परेचर इधर सेट करो, ब्लोअर ऐसे सेट करो, ऑटो पे लाना है तो ऑटो पे लाओ, अभी तो मैं ऑटो पे लाऊंगा तो बहुत ज़्यादा फैन तेज हो जाएगा। स्क्रीन अगर आपको ऑफ करनी हो तो उसका यहाँ पे ऑप्शन है, स्क्रीन जब ऑफ होती है तो इस तरीके का जो है एक बढ़िया अच्छा टाइम दिखाता है, लेकिन आप टच करोगे तो वापस जो है वो आपको स्टार्ट हो जाएगी उधर। उसके बाद में म्यूट का ऑप्शन है, वॉल्यूम कंट्रोल है विच इज़ वेरी नाइस, आई लव इट। थोड़ा सा अंदर दबा हुआ है तो मतलब आपकी आदत पड़ने के बाद में कंफर्टेबल हो जाएगा, और बाकी सब एसी जुड़े हुए कंट्रोल। नीचे एक USB टाइप A और टाइप C जो है दी गई है, और वायरलेस चार्जर आपके पास में है, तो फ़ोन अगर आप यहाँ रखेंगे तो एक ब्लू लाइट जो है वो नीचे आ जाएगी और वायरलेस चार्जर जो है वो आपका शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त लग रहा है, अभी वायरलेस चार्जिंग शुरू नहीं हुआ है। ये एक्चुअली थोड़ा सा टाइम लेके शुरू करता है, स्पेशली जो आईफोन्स में हमने देखा है उनमें थोड़ा सा वक्त ले रहा है शुरू करने में, अब जाके चालू हुआ है। बट जो एंड्रॉइड फ़ोन में जब यूज़ कर रहा था उसमें ये थोड़ा सा और ज़्यादा जल्दी शुरू हो रहा था, हालांकि टाइम तो उसमें भी ले रहा था। PRND इधर स्विच करेंगे तो मैनुअली आप चेंज कर सकते हैं। नीचे 4 व्हील ड्राइव लॉक, यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल, यहाँ पे 4 व्हील ड्राइव लो। अब लो जो है वो बेसिकली फर्स्ट गियर है, कोई ऐसा सेपरेट जो है वो ट्रांसफर केस जैसी चीज़ यहाँ पे नहीं दी गई है। होल्ड जो है यहाँ पे आप एक्टिवेट कर सकते हो। बाय द वे आपको हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन करने के लिए जो है 4 व्हील ड्राइव लो होना जरूरी है, तब आप हिल डिसेंट कंट्रोल जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम जब ऑफ रोड ट्रैक पे थे तो हिल डिसेंट कंट्रोल वहाँ पे काम नहीं किया, बट यहाँ पे जो हिल डिसेंट कंट्रोल तुरंत लॉक हो गया है फॉर सम रीज़न, हालांकि वो गाड़ी अलग थी तो प्रॉब्ली कुछ हो सकता है उस गाड़ी में प्रॉब्लम हो। इधर आपके पास में जो है एक छोटी सी डिस्प्ले दिख पा रहे हैं अंदर, ये दिख रही है आपको डिस्प्ले है यहाँ पे एक, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। वहाँ पे डिस्प्ले रखी गई है जिसमें आप बेसिकली जब सेलेक्ट करते हैं तो दिखाता है, थोड़ा सा प्रीमियमनेस है जरूर उसमें, बट ये पूरा फिनिश जो है ग्लॉसी है और थोड़े दिनों में स्क्रैचेस वगैरह यहाँ पे हो जाएंगे, ये मुझे डर है। बट यहाँ प्रीमियमनेस डेफिनेटली आती है। ऑटो, स्नो, मड और सैंड मोड में अगर आपको टॉगल करना हो तो ये इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक जो है आपके पास में है। इधर 2 बॉटल होल्डर, एक फ़ोन अगर आप फंसाना चाहें तो आप ऐसे रख सकते हैं, विच इज़ नाइस टच। ये आपके पास में कूल्ड नहीं है, बट आपके पास में डिसेंट साइज़ का जो है ग्लोव बॉक्स या सेंटर आर्मरेस्ट के नीचे है। इसकी भी क्वालिटी एक्चुअली अच्छी है, आगे पीछे हो जाता है थोड़ा सा, ये यहाँ पे क्वालिटी आपको थोड़ी सी वीक लग सकती है, बट नथिंग जो आपका मूड ख़राब कर दे ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर आपके पास में इलेक्ट्रिक IRVM जो है वो आप देख सकते हैं, आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। ऊपर आपके पास कंट्रोल्स है सनरूफ के, इंडिया का फेवरेट फीचर जो है सनरूफ, उसके कंट्रोल है। और मैं खोल देता हूँ भैया, ऑटो में सब कुछ अपने आप खुल जाए, ये एक ही टच में सब कुछ हो जाता है। आपकी सनरूफ जो है ऑल द वे पीछे जाती है, काफ़ी वाइड खुल जाती है सनरूफ, हालांकि ओवरऑल जो शेड है वो पीछे जा सकता है, बस सनरूफ उतनी पीछे नहीं जा सकती है, सनरूफ इस लेवल तक पीछे जा सकती है, शेड आपका ऑल द वे पीछे जो है चला जाएगा। तो डुअल पेन पैनोरामिक सनरूफ जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप धीरे धीरे सब कुछ जो है वो वन टच में बंद हो जाएगा। इधर आपके पास में अगेन कंट्रोल है काफ़ी सारे लाइट्स के, तो ये लाइट्स वगैरह जलानी है। हेलोजन है, थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा देख के, आई डोंट नो, हो सकता है LEDs हो, बट येलो कलर की है, मुझे हेलोजन लग रही है। ओके, एक हर टच में नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपके पास में आपको अगर अनलॉक करना है अपना, अनलॉक क्या ओपन करना है अपना बूट, अगर किसी भी वक्त चेकिंग वेकिंग आप होटल वगैरह में कहीं करवाते हो, हालांकि उनका कोई सेंस नहीं होता है, बट करवाना है तो यहाँ से जो है आप उसको कर सकते हो। इस जस्ट की वो स्विच थोड़ा और जगह पे है तो प्रॉब्ली बंद भी आपको यहाँ से करना पड़े। उसके बाद में आपके पास में यहाँ वैनिटी मिरर है जिसमें कोई भी लाइट नहीं है, और रात में ये लाइट इतनी दूर आती भी नहीं है कि आपको दिख जाए, तो थोड़ा सा वो आपके पास प्रॉब्लम होने वाली है। टिकट होल्डर आपको यहाँ दिया गया है, बट मेरा फेवरेट फीचर है इसमें, एक तो बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत जगह छोड़ता है, लेकिन ये स्लाइड होता है विच इज़ वेरी वेरी नाइस। और ऑब्वियसली क्योंकि ये स्लाइड होता है तो ये वाला तो स्लाइड होगा ही होगा, तो वो वाली चीज़ जो है अगेन आपके पास में आपको बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ये आपको पता नहीं अच्छी लगती है नहीं लगती है। एनीवे, उसके बाद में इधर आपके पास में बहुत ही बढ़िया मटेरियल का इस्तेमाल जो है वो हुआ है, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है। यहाँ नीचे की तरफ बड़ा सा ग्लोव बॉक्स है,
कूल्ड नहीं है, लेकिन उसमें लाइट लगी हुई है और अच्छा खासा बड़ा जो है ये ग्लव बॉक्स है। इधर आपके पास में फिर से लॉक अनलॉक का जो है ऑप्शन आपके पास यहाँ है और नीचे वही सेम स्पेस है जो ड्राइवर को मिलता है। दोनों सीट, ये वाली और ड्राइवर सीट जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। ये वाली अभी शायद मेरे कंफर्ट से सेट हुई है और पीछे थोड़ी सी है, मेरे कंफर्ट से नहीं, थोड़ा सा और ज़्यादा हाइट के सबसे सेट हुई है। वेंटिलेटेड सीट्स है, अच्छा काम करती है। और ये जीप मतलब ओवरऑल लेदर जो है ये भी काफ़ी अच्छा परफोरेटेड लेदर जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अब मैं ये सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ और मैं आपको पीछे चल के दिखाऊंगा। वैसे तो सीधा थर्ड रो में जाना चाहिए, बट मैं सेकंड रो में पहले जाके आपको दिखाऊंगा कि क्या सब स्पेस वगैरह जो है वहाँ पे कैसा मिल रहा है। ठीक है, ये सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। आई एम कंफर्टेबल जिस तरीके का स्पेस ओवरऑल है। और ये एडजस्टमेंट यहाँ पे सीट के हैं आपके पास में। अगर आपको जानने हैं तो 6 एयरबैग जो है वो दोनों वेरिएंट में आएंगे, 2 वेरिएंट इसमें आएंगे, तो वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे जीप की ब्रांडिंग है। ये ऐसा लग रहा है कि बाद में लगाया, इनको बाद में याद आया कि अरे यहाँ पे कुछ जो है आई डोंट नो, आप देख पा रहे हैं, अभी आप देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बाद में लगाया गया कि वो भूल गए हम, जल्दी से बताओ कि क्या जो है टेम्परेचर वो टायर प्रेशर जो है वो होने चाहिए थे। FCA इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये चीज़ें यहाँ लिखी गई है। इंजन नंबर, चैसी नंबर जो है वो मेंशन किया गया है। रियर में मैं आता हूँ, सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर दी है। रियर में क्या कुछ चीज़ें हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मिस हो रही है, यहाँ पे कोई भी सन ब्लाइंड्स नहीं दिए गए हैं, विच इज़ लिटिल वियर्ड, देने चाहिए थे। बड़ी विंडो है और काफ़ी हेल्प करती है इंडिया जैसे माहौल में। स्पेस नीचे तो अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पे भी एक्चुअली काफ़ी बढ़िया स्पेस है। ये वाली सीट जो है आप स्लाइड नहीं कर सकते हो, तो जो है वो यही स्पेस आपके पास में है। और मुझे नहीं लगता है स्पेस से जुड़ी हुई यहाँ दिक्कत है। 5 फुट 8 इंच का मैं हूँ, बट इधर आप जब ऊपर देखेंगे तो आपके पास में थोड़ा सा क्रंच यहाँ पे महसूस होता है, स्पेशली जब आप 6 फुट के हैं तो थोड़ा सा आपको क्रंच यहाँ लग सकता है। आपके पास में बढ़िया ग्रैब हैंडल दिए गए हैं और यहाँ पे अगेन हैलोजन जो है लाइट रीडिंग लैंप है, और ये हुक भी जो है वो दिया गया है। हालांकि ये ऊपर नहीं जाता है अपने आप, आपको ऐसे ऊपर करना पड़ता है। और साथ ही में इधर क्या एमिनिटीज़ मिलती है आपको, वेल आपको जो है ब्लोअर मिलता है जिसकी स्पीड आप सेट नहीं कर सकते हो, बट एयर फ्लो जो थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो। नीचे USB है, उसके नीचे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जो है प्रॉपर वो दिया गया है। इसमें अगर आपको टायर वायर कुछ इन्फ्लेटर वगैरह लगाने हो तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। इस वाले आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट इसमें आप जो है लगा सकते हो। प्रॉब्लम इज़ कि वो यहीं है तो आपको यहीं से लगाना पड़ेगा, पीछे कोई भी USB जैसी चीज़ नहीं दी गई है। एनीवे इधर आपके पास में कंट्रोल है विंडोज़ का, वो दिया गया है। एक छोटा सा ट्विटर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगेन क्वालिटी यहाँ पे भी बहुत बढ़िया है, इधर लेदर का इस्तेमाल किया गया है। नीचे जो है कोई भी अल्पाइन म्यूजिक सिस्टम की जो कहते हैं ना, किसी भी तरह की ब्रांडिंग नहीं हुई है। 80 डिग्रीज डोर खुलते हैं, विच इज़ ईजी इंग्रेस और एग्रेस जो है वहाँ यहाँ पे हो जाता है। हालांकि ये वाले पार्ट जो है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है एल्डरली लोग जो है उनके लिए। उसके बाद में यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं है। बॉटल होल्डर में 1 लीटर का स्पेस जो है 1 लीटर की बॉटल के लिए स्पेस यहाँ दिया गया है। एनीवे उसके बाद में मैगजीन होल्डर यहाँ है। बीच में जब आप देखेंगे तो आपके पास प्रॉपर यहाँ पे दिया गया है एक आर्मरेस्ट जिसमें 2 कप होल्डर है, बीच में कुछ और आपको रखना हो तो वो है। 3 हेडरेस्ट काइंड ऑफ बने हुए जरूर है, 2 एडजस्टेबल है, 1 फिक्स्ड है। हाउएवर ये सीट में 3 एडल्ट जो है वो डेफिनेटली बैठेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। नीचे इशू नहीं है, फ्लोरम इतना बड़ा नहीं है, बट फिर भी 3 एडल्ट जितने बैठने की जगह नहीं है। बट ये सीट रिक्लाइन कर सकती है एक लेवल तक। सो बेसिकली अभी जो है सबसे कम एंगल पे है और एक छोटा सा एंगल और बनता है। अगर आप यहाँ इस जगह को नोटिस करेंगे, अगर आप अभी करेंगे तो देखना, आप एंगल देखना, ये थोड़ा सा एंगल है, इतना है। 3 स्टेप में एडजस्ट होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, इतना सा एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पे है। बेसिकली मैं आपको करके बताऊँ तो ये सबसे कम और ये सबसे नीचे ये है। 3 स्टेप में एडजस्ट हो जाता है। 1 टच टम्बल अप वाला फीचर जो है वही सीट के लिए आता है। अगर आपको 3rd रो में जाना है, जो कि मैं आपको 3rd रो में जाके दिखा देता हूँ। बेसिकली आप इसको पुश करें और सीट ऑल द वे पीछे आ जाती है। अच्छी बात ये है, वैसे तो उधर से एंटर करना चाहिए आपको, अच्छी बात ये है कि दोनों सीट जो है प्रॉपर टम्बल अप जो है वहाँ पे हो जाती है। अब मैं आपको ये सीट नीचे करके भी बताता हूँ कि क्या सब चीज़ें कैसी है, स्पेस कैसा है पीछे। बेसिकली क्योंकि ये स्लाइड नहीं हो सकती है किसी भी तरीके से, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं मतलब एडजस्टमेंट जो है वो आगे पीछे हो गया हो, बट इधर स्पेस का क्रंच है और इसमें कोई दो राय जो है वो नहीं है कि यहाँ पे स्पेस का क्रंच जो आपको नज़र आ रहा होगा। ये सीट ऑल द वे रिक्लाइंड है, तो आप देख पा रहे हो इतना सा जो है डिफरेंस यहाँ पे आता है। और अगर मैं इस पर बैठने की कोशिश कर लूँ तो मुश्किल है मामला, मैं फंस ना जाऊँ यहाँ पे, तो घुटने मेरे पूरे टच हो रहे हैं। कोई भी 6 सीटर वेरिएंट अभी नहीं आ रहा है। अगर वो आता तो थोड़ा और एडल्ट्स के लिए कंफर्टेबल हो जाता। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई भी थाई सपोर्ट तो है ही नहीं, मतलब वही आप मान के चलिए। एमिनिटीज़ में आपके पास में पीछे ब्लोअर है, जैसे मैं आपको बता रहा था, प्रॉपर एक इवेपोरेटर है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से हवा जो है कहीं से उठ के यहाँ आ रही है, प्रॉपर ठंडी होगी यहाँ पे। हालांकि अभी तक ठंडी होना शुरू नहीं हुई, प्रॉब्ली ऊपर इतनी ज़्यादा गर्मी है क्योंकि अभी तक गर्म ही हवा फ्लो हो रही है। अभी तक गर्म हवा फ्लो हो रही है, इवेपोरेटर काम करना अभी तक शुरू ही नहीं किया है, बिलीव,
तो इतनी गर्म हवा जो है वो यहाँ पे आ रही है। थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-3, अब थोड़ी ठंडी हवा जो है वो यहाँ पे फ्लो होने लगी है, विच इज़ गुड। हालांकि इसको आप आगे से कंट्रोल नहीं कर सकते हो, मतलब अगर आपको एसी बंद करना है, अब एक्चुअली डिसेंट ठंडी हवा आने लगी है, अगर आपको बंद करना है तो यहीं से बंद आपको करना पड़ेगा। कोई भी लाइट नहीं है डोम में यहाँ पे, विच इज़ समथिंग जो आप मिस करेंगे बच्चे अगर पीछे बैठेंगे तो। ये मुझे एक बार ही लगा था फोटोज़ में कि वायरलेस चार्जर दे दिया है इन्होंने, बट फिर बाद में वायरलेस चार्जर जैसे कोई चीज़ नहीं है। इनफैक्ट ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, अगर आप यहाँ पे बैठते हैं एडल्ट तो थोड़ा हाथ रखने में टच होता है। बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी, बट एडल्ट अगर बैठते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि एडल्ट कितने ही पीछे बैठते हैं, आई डोंट नो, मतलब इतना ज़्यादा कोई एडल्ट पीछे बैठना पसंद नहीं करते हैं। तो अब हम लौटते हैं उस चीज़ पे जो कि कई लोग पसंद करेंगे, और वो ये कि हम तीनों सीट्स अगर फोल्ड कर दें तो कैसा माहौल हो सकता है। मैं एक्चुअली इसको नीचे दबाता हूँ थोड़ा सा, और आप एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखेंगे। मैं इसको अंदर यहाँ सेट करता हूँ, इसको भी सेट करता हूँ, और आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, वो ये कि अगर आप ये सीट को फोल्ड कर देंगे यहाँ पे तो ऑल द वे चीज़ें फ्लैट हो जाती है। मतलब इतनी फ्लैट भी नहीं है, बट काफ़ी हद तक फ्लैट हो जाती है। तो वहाँ से लेके यहाँ तक आपके उसमें फ्लैट जो है वो चीज़ बनती है। फोटो जो आप करंटली देख पा रहे हैं मैंने रात को ली थी, पूरा ऐसे इसको फ्लैट बना के, तो वो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ज़रूर है। सीट बेल्ट तीनों सबको मिलते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं सबको। इनफैक्ट ये सीट बेल्ट आपको यहाँ पे हुक करने के लिए एक जो है वो भी मिलता है, इसमें आप स्लाइड कर सकते हैं और ये बजेगा नहीं जब गाड़ी चल रही हो। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान जरूर यहाँ पे रखा गया है। सोफिस्टिकेशन गाड़ी में डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया है, बट इट्स जस्ट कि अगर आप प्रॉपर 7 सीटर सोच रहे थे तो उतना तो स्पेस यहाँ पे नहीं है। कंजेशन जो है वो ज़रूर स्पेस का जो है वो यहाँ पे है। मैं इसको अब ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। ओके देन इसको एक ही फ्लो में करना है, तो मैं जब यहाँ से करता हूँ तो तभी ये जो है ओपन हो पाती है। इनफैक्ट ऐसे भी स्पेस बढ़िया है यार, ये भी काफ़ी बढ़िया स्पेस यहाँ पे है। इस जस्ट की थोड़ी सी और कंफर्टेबल प्रॉब्ली ये सीट होती है, आप उसको उम्मीद करते हैं कि ये सीट थोड़ी और कंफर्टेबल हो सकती थी। पीछे स्पेस बच जाता है ऑल द वे रिक्लाइन करने के बाद भी। रिक्लाइन कितनी होती है मैं बताता हूँ। ये मेरे ख्याल से सबसे कम लेवल पर रिक्लाइन है और ये सबसे ज़्यादा लेवल, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, ये सबसे कम लेवल पर रिक्लाइन है और ये सबसे ज़्यादा लेवल पर रिक्लाइन है। तो ये थोड़ा सा रिक्लाइन और अगर मतलब और थोड़ी सीट और भी पीछे पुश की जा सकती थी, वो भी ऑप्शन था। बाय द वे ये देखो भाई, मुझे क्या देख रहा है, टाइगर है क्या है पता नहीं। जीप ने कई छोटे छोटे ईस्टर एग्स जो है वो यहाँ पे छोड़ रखे हैं। एनीवे अब ओके खुलेगी नहीं। अब जो है मैं बाहर चलता हूँ। ओ ये एक चीज़ है, ये खुलता नहीं है ऐसे, ये तभी खुलेगा जब आप इसको पहले खोल लो तो ना दरवाज़ा का वो अटक जाता है वहाँ पे। एनीवे अब चलते हैं और ऑफ रोड ड्राइव करते हैं, फिर ऑन रोड में इसको लेके चलूँगा जहाँ पे मोस्टली लोग चलाते हैं। चलिए ओके तो ऑफ रोडिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइड स्लोप 30 डिग्री तक जा सकते हैं। अगर कंफर्टेबल हुए तो यू कैन गो लिटिल मोर अप, और 35 हो जाता है। लेट्स सी कितना जा सकते हैं। गो स्लो। गाड़ी 4 लो में है तो ऑब्वियसली 4 व्हील ड्राइव लॉक में भी है। 50-50 जो है हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का। ट्राई टू गो लिटिल अप। आई डोंट नो कैमरा आपको कैसे दिखा रहा है, बट कंफर्टेबल है ऐसा कुछ। कॉन्फिडेंस जो है उसमें कोई कमी नहीं आई है। नो एक्सप्लोरेशन, नो ब्रेक, गाड़ी अपने आप अपने टॉक से हौले हौले चल रही है। एक्चुअली गाड़ी अपने आप को फर्स्ट गियर में रखती है जब आप 4 व्हील ड्राइव लो में होते हो तो, और फर्स्ट गियर इस हिसाब से रेशियो रखा गया है कि वो टॉक काफ़ी इंक्रीज़ करता है और स्पीड ज़्यादा नहीं आप अचीव कर पाते हो। हेयर ऑल्सो फॉर द मोस्ट पार्ट हम एक्सेलरेशन नहीं देंगे, एक जगह आगे देंगे जहाँ पे आपको पता चल जाएगा। लेट्स गो। ये अच्छा खासा आर्टिकुलेशन है। आई कैन फील द ट्रेवल ऑफ सस्पेंशन। Straight. Keep going. Slow. That's nice. और Let it swing. okay, nice. Full left. सस्पेंशंस जो है वो उस हिसाब से जो है डैम्पर्स उस हिसाब से काम कर रहे हैं कि आपको अंदर उतना ज़्यादा मोशन फील नहीं होता है। Straight. Yes, Climb up. Slow. Climb up. Keep going. Now let it swing. Nice. This was big. Right. Too fast.
वैसे तो इस डिसेंट में आप हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन कर सकते हो, बट ऐसा कुछ खास बड़ा डिसेंट भी नहीं है। और हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन करने के लिए भी यू हैव टू बी इन 4-wheel ड्राइव लॉक मोड। लूज एंड मोमेंटम का खेल। There's also a steep left. Not that steep, but yes. जब ये गाड़ी ज़्यादा आर्टिकुलेट कर रही है तो विंडोज़ के जो पैनल्स हैं वहाँ से स्क्वीज की नॉइज़ आ रही है, जो कि हमने Volkswagen ग्रुप की गाड़ियों में भी बीच में देखा है। प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द रबर जो टच करता है विंडोज़ और मेटल को, उसकी आवाज़ वो आती है। दो जो कंपस में डोर रैटलिंग नॉइज़ की शिकायत लोगों को आ रही है, वो अभी तक हमने मेरिडियन में नहीं देखी है। तो गाड़ी जो है वो हाईवे टेरेन टायर्स पे है, और उस पर भी ये सब कर पाना जो है वो कैपेबिलिटीज़ को दर्शाता है। मतलब अगर ऑब्वियसली आप टायर जो है चेंज करके टेरेन के हिसाब से रखेंगे तो थोड़ी और बेहतर ये चीज़ें हो पाएगी। अभी हम अल्टीमेट ड्रॉप पे जा रहे हैं 32। प्रॉब्ली विल यूज़ हिल डिसेंट कंट्रोल हियर। हिल डिसेंट एंगेज नहीं हुआ है। ओके, स्टॉप। हिल डिसेंट एंगेज करते हैं। देयर इज अ साइन हियर जो बोलता है हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन, हिल डिसेंट अनअवेलेबल फॉर सम रीज़न। ओके, वी हैव टू शिफ्ट इन डी फिर। ओके, हिल डिसेंट कंट्रोल फॉर सम रीज़न ऑन नहीं हो रहा है, सो वी विल ट्राई इट लाइक दिस ओनली। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा खूंखार स्टीप है। अगर आप हिल डिसेंट कंट्रोल का ऑन इस्तेमाल नहीं करते हैं ऐसी सिचुएशन पे, जो कि थार जैसी गाड़ियों में तो लगता भी नहीं है सही से, तो आपको जो है ब्रेक किस तरीके से यूज़ करना है वो सारा खेल है यहाँ पे। अगर गाड़ी रट में जाती है तो लेट इट गो फर्स्ट, उसके बाद आप चीज़ें कर सकते हैं अपनी। एक्चुअली ब्रेक पेडल से जो रिस्पॉन्स है वो बहुत बढ़िया है। मतलब मैं जिस तरीके से फ्लोर पे पाँव रख के ब्रेक को आगे पीछे कर पा रहा हूँ, वो चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। यूजुअली ये जो नॉट सो ऑफ रोड बिल्ड कार है फ्रॉम स्क्रैच, उनमें इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है, बट इसमें रखा गया है। यहाँ पे अप्रोच और डिपार्चर एंगल का बढ़िया इस्तेमाल होता हुआ। 22.5 है डिपार्चर और 20 डिग्रीज अप्रोच। ब्रेक ओवर इज 21। सरप्राइजिंगली 22.5 डिपार्चर मुझे थोड़ा सा सरप्राइज़ किया, बिकॉज मुझे ओवरहैंग काफ़ी ज़्यादा लग रहा था गाड़ी का। ओके, ये काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, आप देख सकते होंगे। No worries, no worries. Okay, sand trail. खत्म हो गई। इतनी सैंड तो हमारे जयपुर में हमारे घर पे आ जाती है। ओके जी, हम जो है अब खराब रास्तों से निकल के चलेंगे कहाँ पे, सड़क पे। बिकॉज मोस्टली लोग जो है वो ऑफ रोडिंग नहीं करेंगे गाड़ी से, वो चलाएंगे इसको सड़कों पे। और वैसे भी जो ऑफ रोड ज़्यादा हिसाब से बनी हुई है वो है ट्रेल हॉक। हालांकि अगर आप उम्मीद करें कि मेरिडियन का भी ट्रेल हॉक वर्जन आएगा तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ आ सकता है, बिकॉज वो ट्रेल रेटिंग के लिए वो डिपार्चर एंगल, अप्रोच एंगल्स और वो बाकी जो चीज़ें हैं वो आई डोंट नो, मतलब जीप कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या उनकी करने की इच्छा भी है या नहीं है।
ऑल्सो द फैक्ट कि गाड़ी और महंगी हो जाएगी। बट एनीवे, कैसी है सड़क पे चलाने पर, कैसा कंफर्ट है, क्या कुछ है, उन सब चीज़ों की करते हैं बात। हम वापस चंडीगढ़ की ओर जाएंगे, लेकिन तब तक रवाना होते होते जो है हम बात कर लेते हैं ए पिलर्स वगैरह की, विजिबिलिटी की बात कर लेते हैं बेसिकली। तो विजिबिलिटी जो है उससे हम शुरुआत करेंगे और टर्न लेते हो जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक चीज़ मुझे पहले ही टर्न में पता चल गई कि ये पिलर बहुत बड़ा है, मतलब काफ़ी चंकी है। यहाँ वाले से तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, नीचे जो स्पेस इतना चंकी सा हो रहा है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कई बार लोग ए पिलर की जो मोटापा है उसको एसोसिएट करते हैं सेफ्टी के साथ में। हाँ, मतलब दिखने के हिसाब से वो लगता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि ए पिलर मोटा है तो ही सेफ़ है, पतला होगा तो सेफ़ नहीं होगा, ऐसा सही नहीं है। तो ये ए पिलर जो है वो कई बार हैज़ार्ड बन जाता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट जब आप हिल्स वगैरह पे टर्न लेते हो और वहाँ पे दिख नहीं पाता है आपको, तो वो थोड़ा सा इशू यहाँ पे है। ORVMs भी काफ़ी बड़े हैं, मतलब उनका जो ओवरऑल हाउसिंग है वो काफ़ी बड़ी है, बट विजिबिलिटी जो है उससे अच्छी है। IRVM से भी अच्छी विजिबिलिटी है, हालांकि लास्ट रो जो है वो इंट्रूड करती है। अगर आपके हेडरेस्ट ना भी खुले हो तो भी जो है उतना बढ़िया विजिबिलिटी नहीं देती है, बट फॉर्चुनेटली गाड़ी में जो है जब भी आप टर्न वगैरह करते हैं तो आपको 360 डिग्री कैमरा वगैरह जो है वो मिल रहा है, तो वो इशू नहीं होगा आपको। बोनेट नहीं दिखता है, वाइपर दिखते हैं वो थोड़े से वाइपर अंदर जाते तो बेहतर होता है। बोनेट के आपको जो स्प्रिंकलर्स है वो दो वहाँ पे दिखते रहते हैं, हल्का सा बोनेट भी दिखता है एक्चुअली, बट किसी भी तरीके से वो विजिबिलिटी या कोई ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो क्रिएट नहीं कर रहे हैं। एर्गोनॉमिक्स जो है वो ऐसी चीज़ है जो कि थोड़ी सी, जब लास्ट कंपस में मैंने आपको जिक्र किया था कि मुझे ये वाला पोर्शन टच होता है, लास्ट कंपस क्या मतलब कंपस में ये वाला पोर्शन टच होता है और वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, डेड पेडल बहुत छोटा है और ये वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा, मतलब आपको ये वाला साइड क्रैम्प लगेगा थोड़ा सा, इस साइड में कोई इशू नहीं होगा। इवन अगर आपका बल्क ज़्यादा है तो भी मेरे ख्याल से कोई भी इशू जो है ऐसा आपको होना नहीं चाहिए। और एर्गोनॉमिक के हिसाब से बाकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सही है। इस जस्ट की वेंटिलेटेड सीट्स जब आपको एक्सेस करनी है तो आपको पहले कंफर्ट दबाओ, उसके बाद में ये वेंटिलेटेड सीट्स जो है यहाँ पे करो, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। हाउएवर जीप की वेबसाइट पे ये मेंशन है कि जब एम्बिएंट टेम्परेचर 26 या समथिंग से नीचे जाता है तो वेंटिलेटेड सीट अपने आप ऑन हो जाती है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको बताने के हिसाब से। उसके बाद में बात करते, मतलब उसके अलावा कोई एर्गोनॉमिक रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं है, आप प्रॉपर हाथ वगैरह रख के चलना चाहे इधर उधर तो वो भी कोई इशू एज सच जो है वो नहीं है। चाहे आप मतलब किसी भी जगह पे रीच आउट करना है आपको तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर बात आती है गाड़ी की ओवरऑल ड्राइविंग डायनेमिक्स और राइड क्वालिटी की। सरप्राइजिंगली गाड़ी जितनी बड़ी है उस हिसाब से जो बैलेंस है राइड और हैंडलिंग का वो एक्चुअली काफ़ी बढ़िया है। सबसे पहले स्टीयरिंग से बात करते हैं। स्टीयरिंग मेरे को थोड़ा सा लाइट लगा, स्पेशली मतलब वो जो प्ले वाला एरिया है, बेसिकली ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ये वाला एरिया में हल्का से लग रहा है कि मतलब उतना कम्युनिकेशन नहीं है, काफ़ी लाइट है। हाउएवर ऐसा नहीं है कि आप जब उसके बियॉन्ड जाते हो, जैसे मैं अभी इस टर्न पे जाऊँगा तो अभी जैसे 55 की स्पीड भी है, बट यहाँ जाने पर जो कनेक्ट है, जो ओवरऑल फीडबैक है, आपको पता चल रहा है कि आप कितना टर्न करने पर गाड़ी कहाँ जाएगी, वो एक्चुअली काफ़ी सॉलिड है। उसमें किसी भी तरीके का कोई इशू जो है वो ऐसा हुआ नहीं है, तो वो चीज़ मतलब स्टीयरिंग के हिसाब से अच्छी है कि गाड़ी जो है आपको कम्युनिकेट करती रहती है। हाँ, थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, बट आई डोंट नो मतलब कितने लोग उस तरीके का स्टीयरिंग पसंद करते हैं जो प्रॉपर फीडबैक देता है, बट वी एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम जीप, वो हल्की सी एक्सपेक्टेशन रहती है। उसके बाद में गाड़ी जो है वो मतलब ओवरऑल डायनेमिक्स, मतलब इधर उधर जब आप लेन चेंज करते हो वो भी सॉर्टेड है, उसमें भी किसी तरीके का कोई इशू नहीं है। सस्पेंशंस भी एक्चुअली काफ़ी मैच्योर है, मतलब ये जो गड्ढे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल करते हैं। हाँ, कॉन्स्टेंटली आपको हल्की सी आवाज़ वगैरह अंदर आती रहेगी अगर रोड ख़राब है तो। इंसुलेशन अच्छा है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक तो वो डीजल इंजन वैसे भी हल्की फुल्की नॉइज़ करता है, प्लस ओवरऑल जो मतलब रोड नॉइज़ है वो भी हल्की सी क्रीपिंग तो करती है, लेकिन किसी भी तरीके की आप शिकायत नहीं करेंगे या मेरे ख्याल से कोई ऐसा ज़्यादा स्कोप नहीं था। अगर वो प्रॉपर जीप डीएनए भी बरकरार रखना है, हल्का फुल्का डायनेमिक्स वाला, और गाड़ी को मतलब जो कहते हैं कंफर्टेबली बनाना है, तो वो बैलेंस जो है काफ़ी बढ़िया मुझे ओवरऑल लगा है। किसी भी तरीके का मतलब बहुत ही बड़े बड़े गड्ढों में कुदाने का भी अवसर जो है हमें प्राप्त नहीं हुआ है, और ना ही ऐसी कोई इच्छा मेरी जो है वो हो रही है कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, बट ओवरऑल जो है आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। फिर बात आती है इंजन और गियर बॉक्स की। 9 स्पीड का जो है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आपके पास में यहाँ पे है, और साथ ही में वही 2 लीटर का इंजन है जो हमने कंपस में देखा है, सेम ट्यूनिंग के साथ में 170 bhp और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क।
गियर बॉक्स ये मैंने सबसे पहले ट्रेल हॉक में चलाया था, मैंने कंपस में इसके उसको नहीं चलाया और एक्चुअली चलाया है बट मुझे उससे कुछ खासा याद नहीं इसके बारे में। ट्रेल हॉक वाली चीज़ जो है मेरी मेमोरी में है और हल्का फुल्का इसमें कैलकुलेशन की मिस्टेक है। मतलब कभी कभार आप जब डाउनहिल होते हो या रोड फ्लैट नहीं होती तब क्या होता है, गाड़ी जो है वो गियर मतलब ऐसे आपको लगता है कि उस सही गियर में स्लॉट नहीं है, हालांकि बहुत ही जल्दी वो सही गियर में आती है अगर आप एक्सेलरेशन करते हो या डाउनहिल जा रहे हो तो थोड़ी देर के लिए रेव्स जो है वो ऊपर चले जाते हैं। मोस्टली मतलब ऐसा अनकंफर्टेबल सिचुएशन कुछ भी नहीं होगी, इट्स जस्ट कि आप नोटिस करते रहोगे कि भैया गाड़ी जो है वो करेक्ट गियर में नहीं थी, जब मतलब जिस गियर में होनी चाहिए थी उस गियर में नहीं थी। उसके अलावा जो गियर शिफ्ट्स वगैरह है वो आप डेफिनेटली फील नहीं करते हो, बहुत ही बढ़िया स्मूथ गियर शिफ्ट्स वगैरह है। मैंने इन डिटेल थोड़ी सी ऑफ रोडिंग के टाइम पे भी बात कर ली है, वो वाले ऑब्जर्वेशन जो हैं वो हैं ही, बट ऑन रोड जो है किसी भी तरीके का कोई ऐसा खासा प्रॉब्लम जो है मुझे गियर शिफ्ट्स वगैरह से नहीं हो रही है, क्योंकि गाड़ी में मोड्स दिए गए हैं, स्नो मोड वगैरह दिए गए हैं। तो बेसिकली आप क्या है कि अगर आप हिली एरियाज़ में हैं, स्नोई कंडीशंस में हैं, तो वो जो स्मूथ ट्रैक्शन है वो भी आप मेंटेन कर सकते हो, सेकंड गियर में पिकअप ले सकते हो, वो सब चीज़ें की जा सकती है, विच इज़ नाइस। आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती है। इंजन पावरफुल है, 7 लोग तो नहीं बैठे हैं बट हम 3 लोग अभी करंटली बैठे हैं और उससे आपसे कोई इशू नहीं हो रहा है। और जो 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, मुझे नहीं लगता कि ऑन रोड आपको पावर की कभी भी कोई दिक्कत फील होगी। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि कुछ कुछ सिचुएशंस में इंजन की आवाज़ अंदर आ जाती है, नॉइज़ जो है वो अंदर आ जाती है। ये इंजन काफ़ी लाउड है और अच्छी बात है कि जीप ने बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर लिया है उस नॉइज़ को, अदरवाइज़ इस इंजन को हमने बहुत ही चिल्लाते हुए देखा है जिस भी गाड़ियों में लगा है, बट यहाँ पे नॉइज़ जो है काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल्ड है। और बेहतर हो सकती थी, हाँ बिल्कुल। इस सेगमेंट तो पता नहीं इसका क्या ही है, बट मतलब ओवरऑल इस प्राइस पॉइंट में हमने ऐसी गाड़ियाँ देखी है जिनमें नॉइज़ और बेहतर, एनवीएच और बेहतर तरीके से कंट्रोल किए गए हैं। किसी भी तरीके का कोई बड़ा वाइब्रेशन आपको फील नहीं होता है। कल जब मैं लास्ट रो पे था तो हल्का सा वाइब्रेशन जब गाड़ी खड़ी होती है तब फील हो रहा था, बट उसके अलावा ऐसा जो है मुझे कहीं भी कुछ लग नहीं रहा था। फिर बात आती है गाड़ी की ब्रेकिंग और एसी परफॉर्मेंस की। एसी परफॉर्मेंस अच्छी है, हालांकि जब आप भीषण गर्मी में एसी ऑन करते हैं तो थोड़ा सा लाउड वो हो जाता है। अदरवाइज़ मतलब जो है एसी परफॉर्मेंस बढ़िया, मतलब एसी जो है ओवरऑल वो अच्छा काम करता है। और साथ ही में ब्रेकिंग जो है वो भी गाड़ी की एक्चुअली काफ़ी बढ़िया है, मतलब जो फीडबैक वगैरह है वो अच्छा है, उसमें किसी भी तरीके की कोई इशू नहीं। हाई स्पीड पे मुझे मतलब ब्रेक करने का ऐसा खास मौका नहीं मिला है जहाँ पे मैं बहुत ही मतलब कोई ज़बरदस्ती ब्रेकिंग करके देखूँ, बट ओवरऑल जो है मुझे जो कहते हैं ना कि चलाने में आपको कॉन्फिडेंस भी रहता है, एट द सेम टाइम कंफर्ट भी रहता है। स्टीयरिंग बाय द वे मतलब सिटी स्पीड्स पे काफ़ी लाइट है, पार्किंग वार्किंग में काफ़ी लाइट है, जो कि एक्चुअली अच्छी चीज़ है इस सेगमेंट में। और मतलब कंपस की बेसिकली इशू स्टीयरिंग के साथ में कभी रहा नहीं था। कंपस के साथ में इशू जो है मैनुअल में वो जो हार्ड क्लच था उसके साथ में रहा था, और थोड़ा सा सस्पेंशन में एक सॉर्ट ऑफ स्टिफनेस जो है वो थी, वो उसमें रहा था। अब मैनुअल तो हमने इसका चलाया नहीं है, बट जो ओवरऑल ऑटोमेटिक है उसमें भी किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं है, बढ़िया कंफर्टेबल है टू ड्राइव। एंड ऑल्सो गाड़ी जो है उसके सस्पेंशन जो है वो भी काफ़ी सही लग रहे हैं। आई डोंट नो सस्पेंशन को उस चीज़ के लिए रिवर्क किया गया है या जो एडिशनल वेट है उसी से वो काम हो गया था, बिकॉज कंपस में भी जब 2-3 लोग बैठ जाते थे उसके बाद में सस्पेंशन काफ़ी सही लगने लगते थे, बट यहाँ पे जो है ओवरऑल सस्पेंशन बाय डिफ़ॉल्ट अच्छे लग रहे हैं, चाहे लोग बैठे हों चाहे ना बैठे हों। वेंटिलेटेड सीट सरप्राइजिंगली बहुत ही सही इफेक्टिव है और आवाज़ नहीं कर रही है, वो मुझे एक अच्छी चीज़ इस वेंटिलेटेड सीट के बारे में लगी। तो ये सब कुछ है मेरिडियन के बारे में, मेरे इंप्रेशंस जो हैं वो। प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो आई थिंक अगर कंपस के मुकाबले 5 से 6 लाख का प्रीमियम यहाँ पे दे दिया जाए तब तक तो ठीक है, मतलब दैट इज़ समथिंग जो कि लोग वैल्यू फॉर मनी मान लेंगे। हालांकि जीप ने काफ़ी काम किया ज़रूर है और मुझे लगता नहीं है कि वो इस प्राइस ब्रैकेट को कंट्रोल करके उतना रख पाएंगे, बट अगर कर दिया जाए तो ये डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया पैकेज जो है लोगों के लिए हो सकता है। अदरवाइज़ आई डोंट नो मतलब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, लेट्स सी। आपका क्या मानना है वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।